रॉजर वर्सेस व्हाइट बियर्ड। वन पीस फैंडम में ये डिबेट शायद ही कभी खत्म होने वाली है। एक साइड गोल्डी रॉजर पायरेट किंग और दूसरी साइड है एडवोकेट न्यूगेट एके व्हाइट बियर्ड वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। और प्रॉब्लम ये है कि दोनों के पास ऐसे फ्लीट्स और ऐसे पोर्ट्रेट हैं कि क्लियर विनर चूज करना इजी नहीं होता। इसीलिए फैंडम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक साइड रॉजर को ऊपर रखती है और दूसरी साइड व्हाइट बियर्ड को। और फिर वही ओडिन वाला सीन आता है जिसको लोग बहुत जल्दी इंटरप्रेट करते हैं। रॉजर ने व्हाइट बियर्ड के आगे झुक के ओडिन को मांगा, इसीलिए व्हाइट बियर्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। लेकिन ये कंक्लूजन तभी आता है जब पूरा कॉन्टेक्स्ट इग्नोर कर दिया जाए। रॉजर और व्हाइट बियर्ड को समझने के लिए पहले उनका एरा, उनकी रेप्यूटेशन और उनका एक्चुअल थ्रेट लेवल देखना पड़ता है। सबसे पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट का रिएक्शन देख लो। रॉजर और व्हाइट बियर्ड दोनों से वर्ल्ड का फियर अलग रीजन से था। रॉजर को इसलिए डेंजरस माना गया क्योंकि उसने वो करके दिखाया जो ऑलमोस्ट कोई और पायरेट कर ही नहीं पाया। He reached Laugh Tale and became king of the pirates and exposed the existence of the final truth of the world। उसकी बाउंटी 5.5 बिलियन प्लस, जो वन पीस हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट बाउंटी है। और ये नंबर सिर्फ पावर का नहीं था, ये वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से मैक्सिमम थ्रेट का नंबर था। रॉजर के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं था। उसके एंटायर पोर्ट्रेयल हाकी, फिजिकल स्ट्रेंथ, लीडरशिप और शीर विल पावर पे बेस्ड थी। इसलिए रॉजर का थ्रेट उस टाइप का था जो सिस्टम को ही हिला दे। व्हाइट बियर्ड का फियर थोड़ा डिफरेंट था। उसकी बाउंटी 5 बिलियन बैरीज, नंबर रॉजर से थोड़ा कम था, लेकिन उसका स्टेटस कुछ अलग ही था, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। उसके पास गुरा गुरा नोमी था जो ट्रेमर पावर देती है। सन गोकू ने भी इस फ्रूट के डिस्ट्रक्टिव नेचर को वर्ल्ड लेवल डेंजर की तरह ट्रीट किया था। व्हाइट बियर्ड का एग्जिस्टेंस ही इनफ था वर्ल्ड को अलर्ट करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में रॉजर का फियर अल्टीमेट पायरेट हु रीच द टॉप एंड व्हाइट बियर्ड का फियर वॉकिंग नेचुरल डिजास्टर। वर्ल्ड गवर्नमेंट को दोनों से ही फियर था, लेकिन अलग अलग रीजन से। रॉजर उनके कंट्रोल सिस्टम के लिए डेंजरस था और व्हाइट बियर्ड उनके सिक्योरिटी सिस्टम के लिए डेंजरस। अब आता है हाकी पे। रॉजर का बिगेस्ट एज उसकी हाकी पोर्ट्रेयल थी। वो एक ऐसा पायरेट था जिसको किसी डेविल फ्रूट के बिना भी पीक टियर पे खड़ा था। उसका ऑरा, उसकी फाइटिंग स्टाइल और उसका ओवरऑल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग हाकी मिस्ट्री पे हेवीली डिपेंड करता था। ओडिन के फ्लैशबैक में रॉजर का कामुफारी अटैक स्पेशली यही शो करता है कि रॉजर का कॉम्बैट सीलिंग सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ तक लिमिटेड नहीं था। एडवांस कॉन्करर हाकी टाइप पोर्ट्रेयल उसको टॉप लेवल मॉन्स्टर बनाती है। व्हाइट बियर्ड के पास भी एब्सोल्युटली टॉप टियर हाकी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइम व्हाइट बियर्ड और रॉजर का क्लैश ये प्रूव करने के लिए हुआ था कि व्हाइट बियर्ड कोई फ्रूट यूजर ओनली टाइप का फाइटर नहीं था, लेकिन व्हाइट बियर्ड की आइडेंटिटी का मेजर पार्ट उसका फ्रूट और उसकी ओवरवेलमिंग डिस्ट्रक्टिव पावर थी। उसका फाइटिंग स्टाइल हाकी के साथ फ्रूट को मिक्स करके बैटलफील्ड को कंट्रोल करने वाला था। इसलिए हाकी कंपैरिजन में रॉजर का एज ज्यादा है, क्योंकि रॉजर प्योर हाकी मॉन्स्टर लेता है। रॉजर की स्ट्रेंथ क्लीनर और शार्पर फील होती है। व्हाइट बियर्ड की स्ट्रेंथ हैवियर और मोर डिस्ट्रक्टिव फील होती है। अब क्रू की बात करते हैं, क्योंकि वन पीस में कैप्टन अकेला नहीं देखा जाता। रॉजर पायरेट्स एक लेजेंडरी क्रू थी। रॉजर, रेली, गब्बान ये सब नाम ही इनफ थे क्रू को एलीट टियर में डालने के लिए। रॉजर का क्रू ज्यादा शार्प, एक्सपेडिशन ड्राइवन और कॉन्क्वेस्ट ओरिएंटेड फील होती थी। वो लोग सिर्फ फाइट नहीं करते थे, वो वर्ल्ड का फाइनल ट्रुथ रीच कर रहे थे। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स एक डिफरेंट टाइप का क्रू था। वो फैमिली टाइप क्रू थी, लॉयल, प्रोटेक्टिव और इमोशनली बॉन्डेड। मार्को, जोजू, विस्टा जैसे कमांडर्स के साथ व्हाइट बियर्ड ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जहाँ कैप्टन फादर फिगर भी था और एब्सोल्यूट मॉन्स्टर भी। दोनों क्रू स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन डिफरेंट स्टाइल में। रॉजर पायरेट्स ज्यादा जर्नी और पीक अचीवमेंट वाली क्रू थी। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स ज्यादा स्टेबिलिटी, लॉयल और टेरिटरी कंट्रोल करने वाली क्रू। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जहाँ लोग व्हाइट बियर्ड को ओवर यूज कर देते हैं। रॉजर का रियल राइवल रॉक्स डी ज़ेबैक और गार्प थे। रॉक्स एरा में दुनिया का टेरर लेवल ऑलरेडी इंसेन था और गॉड वैली इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में रॉजर और गार्प का कन्फ्रंटेशन वैसे भी काफी मेजर था। रॉजर और गार्प की राइवलरी वन पीस हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट राइवलरीज में से एक है। इसका मतलब ये है कि रॉजर का स्केल ऑलरेडी व्हाइट बियर्ड से भी ब्रॉडर था। वो व्हाइट बियर्ड को रेस्पेक्ट करता था, लेकिन उसका कोर लेजेंड सिर्फ व्हाइट बियर्ड का कंपैरिजन से डिफाइन नहीं होता। रॉजर का कंपटीशन ज़ेबैक, गार्प और इवेंचुअली द ट्रुथ ऑफ द वर्ल्ड तक एक्सपेंड होता है। अब आते हैं उस सीन पे जो फैंडम में सबसे ज्यादा ओवररेटेड है, ओडिन वाला मोमेंट। रॉजर व्हाइट बियर्ड से ओडिन मांगता है और लोग इस सीन को देख के बोलते हैं कि रॉजर ने बॉ किया इसलिए व्हाइट बियर्ड स्ट्रॉन्गर था, लेकिन ये रीडिंग इनकम्प्लीट है। उस टाइम रॉजर और व्हाइट बियर्ड एनिमीज नहीं थे, वो ऑलरेडी फाइट कर चुके थे और उस फाइट के बाद म्यूचुअल रेस्पेक्ट एस्टेब्लिश हो चुकी थी। रॉजर और व्हाइट बियर्ड का रिलेशन प्योर राइवलरी से आगे निकल चुका था। वो एक दूसरे को समझने लगे थे। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात, रॉजर की बॉडी फेल हो रही थी। उसको पता था कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। उसकी डिजीज इनक्यूरेबल थी। वो फाइनल जर्नी के लास्ट फेज में था। ऐसे में ओडिन मांगना वीकनेस का साइन नहीं था, ये एक डाइंग लेजेंड की प्रैक्टिकल रिक्वेस्ट थी अपने रेस्पेक्टेड राइवल से। ये सीन फियर का नहीं था, ये बस रेस्पेक्ट का सीन था। रॉजर किसी एनिमी के सामने ऐसा बिहेवियर नहीं करता। उसका होल कैरेक्टर ही ऐसा शो करता है कि वो फियर के थ्रू एक्ट नहीं करता।
करता, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू एक्ट करता है। और व्हाइट बियर्ड की साइड भी समझो, व्हाइट बियर्ड सिर्फ स्ट्रांग नहीं था, वो काइंड भी था। उसमें एक ह्यूमन साइड थी जो रॉजर क्लियरली देख सकता था, इसीलिए रॉजर ने उसे फ्रेंड जैसा ट्रीट किया, सिर्फ ओपोनेंट जैसा नहीं। अब एक्चुअल कंपैरिजन को क्लियरली रखते हैं। अगर तुम रॉजर को देखते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? ज्यादा क्लीन हाकी, ज्यादा कंप्लीट पायरेट किंग इमेज, ज्यादा आई रीच द टॉप विदाउट शॉर्टकट्स वाली पोर्ट्रेयल, ज्यादा विल पावर्ड बेस्ड डोमिनेंस। और तुम व्हाइट बियर्ड को देखो तो तुम्हें क्या मिलता है? ज्यादा रॉ डिस्ट्रक्शन, ज्यादा बैटलफील्ड कंट्रोल, ज्यादा फिजिकल मॉन्स्टर प्रेजेंस और ज्यादा दिस मैन कैन सीक द वर्ल्ड वाली एनर्जी। इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन, कौन स्ट्रॉन्गर था, का आंसर एक लाइन में देना अनफेयर हो जाता है। अगर प्योर डिस्ट्रक्टिव फोर्स देखो तो व्हाइट बियर्ड का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर प्योर पायरेट ग्रेटनेस, हाकी और कंप्लीट पोर्ट्रेयल देखो तो रॉजर का केस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरा ऑनेस्ट रीडिंग ये है कि रॉजर ज्यादा क्लीन और हाकी मॉन्स्टर था और व्हाइट बियर्ड ज्यादा रॉ पावर मॉन्स्टर। रॉजर तुम्हें आउटप्ले करेगा, व्हाइट बियर्ड तुम्हारी ग्राउंड ही हिला देगा। और इसी डिफरेंस की वजह से इन दोनों को कंपेयर करना इंटरेस्टिंग है। दोनों सेम टाइप के फाइटर नहीं थे। रॉजर का स्टाइल पीक विल पावर और टॉप टियर कंट्रोल था, व्हाइट बियर्ड का स्टाइल ओवरवेलमिंग फोर्स और बैटलफील्ड डोमिनेंस का था। इसलिए फाइनल वर्डिक्ट में सबसे फेयर बात ये होगी कि दोनों सेम एब्सोल्यूट लेजेंड टियर पे थे। व्हाइट बियर्ड का एज रॉ डिस्ट्रक्शन में हो सकता है, रॉजर का एज ओवरऑल पायरेट ग्रेटनेस और हाकी सेंट्रिक पोर्ट्रेयल में हो सकता है। लेकिन कैनोनिकल रीडिंग में दोनों को सेम पेडेस्टल पे रखना ज्यादा सेंसिबल होगा। और शायद वन पीस का यही एक पॉइंट है। रॉजर ने फाइनल ड्रीम कंप्लीट किया, व्हाइट बियर्ड ने स्ट्रेंथ का फाइनल बेंचमार्क सेट किया और जब दोनों टकराए तो आउटकम फाइट में नहीं हिस्ट्री में डिसाइड हुआ। इसलिए रॉजर वर्सेस व्हाइट बियर्ड डिबेट का रियल आंसर विनर ढूंढना नहीं, कंपैरिजन का नेचर समझना है। एक साइड पीक पायरेट किंग, दूसरी साइड पीक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। दोनों अलग टाइप मॉन्स्टर थे और इसीलिए ये डिबेट आज तक अलाइव है। और ये कंपैरिजन वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तुम कमेंट्स में बता सकते हो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन ज्यादा पावरफुल था, व्हाइट बियर्ड या गोल्डी रॉजर।